Hello बच्चों, good morning to all of you and welcome back again the online video lectures of Defense Services Academy शाहपुर भंडारा। तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसके बारे में अभी तक के आपको नहीं पता, मतलब आपने क्लास 8, 9, 10 तक के ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा था। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? जब हम किसी पर्टिकुलर कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस में जब भी कोई बैटरी या सेल लगाते तो उसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है, और उस फील्ड की वजह से उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो फोर्स लगता है उनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करता है और वो एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन में मूव होते, और जब वो मूव होते एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन में तो उनकी जो एवरेज वेलोसिटी होती है उसी को बोलते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी, विच इज इन द डायरेक्शन टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, तो ये चीज हमने प्रीवियस क्लास में समझे थे। आज एक नया कॉन्सेप्ट अगेन, दैट इज करंट डेंसिटी क्या होती है, जो हमने ये भी चीज आपने प्रीवियस 8, 9, 10 में नहीं पढ़ी थी। तो करंट डेंसिटी मतलब क्या? किसी पर्टिकुलर कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है। सपोज ये कोई कंडक्टर है हमारे पास, सपोज ये उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब क्या होता है? जैसे ये कोई कंडक्टर है, इसको सेक्शन कट करने के बाद ये जो एरिया दिख रहा है इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया के अक्रॉस में कितना करंट फ्लो हो रहा है पर यूनिट एरिया, उसी को कहा जाता है करंट डेंसिटी। मतलब जैसे इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और सपोज इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है वो आई है, तो हम कहेंगे करंट डेंसिटी विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल जे इज नथिंग बट करंट पर यूनिट एरिया। एक पर्टिकुलर एक यूनिट एरिया मतलब 1 मीटर स्क्वायर, तो पर यूनिट एरिया में कितना करंट फ्लो हो रहा है दैट विल गिव द वैल्यू ऑफ करंट डेंसिटी। सो क्या बोला है बच्चों? करंट डेंसिटी मतलब करंट डेंसिटी एट अ पॉइंट विद इन अ कंडक्टर इज अ करंट थ्रू अ यूनिट एरिया। क्या बोला है? करंट थ्रू अ यूनिट एरिया ऑफ कंडक्टर अराउंड दैट पॉइंट प्रोवाइडेड द एरिया इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। मतलब जैसी फॉर एग्जांपल मेरा हाथ एक मतलब कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो करंट की डायरेक्शन कैसी होना? इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को परपेंडिकुलर। तो इस डायरेक्शन में जो करंट फ्लो होगा पर यूनिट एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर विच इज नथिंग बट कॉल्ड एज करंट डेंसिटी। तो जैसे आपको पता है करंट डेंसिटी का फॉर्मूला करंट पर यूनिट एरिया, तो व्हाट इज द एसआई यूनिट फॉर दिस करंट डेंसिटी? यहाँ पे करंट है, करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर, है ना। एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर एंड एरिया, तो एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। सो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी। समझ में आया कॉन्सेप्ट? एकदम सिंपल सी एक डेफिनेशन, एक कॉन्सेप्ट है करंट पर यूनिट एरिया विच इज नथिंग बट कॉल्ड एज करंट डेंसिटी। ये देखिए आपको कुछ फॉर्मूले लिखे यहाँ पे हमारे करंट डेंसिटी के। ये देखिए फॉर्मूले, J मतलब I बाय A। अब ये क्या है? ये आपको नई चीज दिख रही है, ये बीच में से कहाँ क्या गया? हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट पढ़े थे, उसके इक्वेशंस पढ़े थे बच्चों, उसी इक्वेशन से ये रिलेशन मिलता है। एक्चुअली हमें जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है उसका फॉर्मूला होता है बच्चों I अपॉन NAE। I मतलब करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, A is the area of cross section and E is the charge on electron। तो देखिए ये फॉर्मूला कैसे बना है? J इक्वल टू I बाय A और उसके जगह हमने NEVD लिखे, बिकॉज देखिए यहाँ से अगर हम देखते हैं तो करंट अपॉन एरिया दिख रहा है। इस करंट अपॉन एरिया को हम क्या लिख सकते हैं? करंट डेंसिटी J। जैसी VD और J दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सॉरी VD और J मतलब दैट इज करंट डेंसिटी। इन दोनों में क्या रिलेशन बनता है? VD इज इक्वल टू J अपॉन NE। ठीक है, तो इसी रिलेशन का यूज करके देखो ये फॉर्मूला बना है। J मतलब करंट पर यूनिट एरिया, है ना, और इसी J के जगह भी हम क्या लिख सकते हैं? VD इंटू NE, बराबर है NEVD। सो यहाँ पे लिखा है हमने NE इंटू ये जो है VD। तो यहाँ से हमारा ये रिलेशन बना है। इन सब रिलेशंस को क्लास 11th में हम स्टडी करने वाले हैं।
और जैसे कि करंट डेंसिटी की बात करते हैं तो करंट डेंसिटी एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम वेक्टर क्वांटिटी भी कहने वाले, बिकॉज करंट डेंसिटी के पास भी क्या होती है, एक डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होता है। तो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो I इज इक्वल टू हम वेक्टर J डॉट वेक्टर A, बट करंट को हम कभी भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोलेंगे। तो ये एक बच्चों में कंफ्यूजन होता है कि सर करंट के पास डायरेक्शन भी होती है, हम बोलते हैं करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, करंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है जैसे 10 एम्पियर, तो करंट वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं है? आप जैसे क्लास 11th में आओगे, स्केलर वेक्टर क्वांटिटी के बारे में डिटेल में मैथमेटिकल मेथड्स नाम का चैप्टर है आपका सेकेंड, वहां पे हम पढ़ेंगे कुछ वेक्टर्स लॉ के, वेक्टर्स एडिशन के कुछ लॉज है जिनको हमारा करंट फॉलो नहीं करता है, इसलिए करंट को हम कभी भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोलने वाले, करंट इज अ स्केलर अभी फिलहाल में आपके लिए। बट ऐसे कुछ क्वांटिटीज जो होते हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होती है, डायरेक्शन भी होती है, बट वो वेक्टर जैसे बिहेव नहीं करते, जैसे कि करंट। तो एक्चुअली इनको जब आप हायर स्टडीज करोगे तो वहां पे आपको पता चलेगा इनको बोला जाता है टेंसर क्वांटिटी। क्या बोला मैंने? ना तो स्केलर ना तो वेक्टर, तो क्या है वो? दे आर कॉल्ड एज टेंसर क्वांटिटी। तो अभी फिलहाल में आपको क्लास 12 तक की उसको स्केलर क्वांटिटी ही अज्यूम करना है, क्योंकि आपके सिलेबस में इसके बारे में अभी नहीं दिया है, ठीक है। सो करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और दो वेक्टर क्वांटिटी का अगर प्रोडक्ट करोगे और हमें स्केलर क्वांटिटी मिलती है तो ऐसे प्रोडक्ट को डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। अभी फिलहाल में आपको नहीं समझेगा क्योंकि एकदम 2 मिनट में ये सब चीज़ें डिटेल में नहीं समझा सकते हम। सो हम क्लास 11th में सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं, तो वही आप डिटेल में समझेंगे। सो करंट डेंसिटी क्या होता है ये समझ में आया। करंट पर यूनिट एरिया, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स SI यूनिट इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो आपने क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट इज कॉल्ड एज ओहम्स लॉ। कुछ बच्चों ने अच्छे से याद किया होगा, उनको अभी भी याद होगा, कुछ बच्चे भूल गए होंगे, तो उन सभी के लिए एक बार फिर से रिवीजन हो जाएंगी। और जो चीज़ें आपको जितनी ज़्यादा डिटेल में नहीं पता होंगी, यहाँ पे आपके हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो ओहम्स लॉ क्या है? ओहम्स लॉ किसने बनाया? ओहम्स नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले करंट और वोल्टेज ये एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है इनके बारे में रिलेशन बताया हमारे को, इसीलिए हम इस लॉ को बोलते हैं ओहम्स लॉ, जो सबसे बेसिक लॉ है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। तो आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि क्या बताया था ओहम्स ने। सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, एक कंडक्टर लिया था, उस कंडक्टर के अक्रॉस में क्या किया उन्होंने, सपोज एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के दो एंड्स के अक्रॉस में बैटरी लगाई, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, और यहाँ पर देखिए इस कंडक्टर में, कंडक्टर मतलब सिंपली एक वायर, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं एक वायर बना देता हूँ, इस वायर में उन्होंने एक एमीटर भी लगाया। अब एमीटर क्या करता है आपको पता होना चाहिए, आपने पढ़ चुके हैं क्लास 10 तक के। एमीटर इज अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर पाथ, पर्टिकुलर कंडक्टर, उसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको मेजर कर सकते हैं हम एमीटर से, बराबर है। तो उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया कि एक वायर लिया, उसके एंड्स के अक्रॉस में, उसके बीच में उन्होंने एक एमीटर में कनेक्ट किया ताकि सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो मेजर कर सके, और यहाँ पर उस कंडक्टर के अक्रॉस में उन्होंने एक बैटरी लगाई। तो क्या हुआ, उन्होंने सबसे पहले 2 वोल्ट का यहाँ पे सप्लाई दिया, तो देखा कि जैसे यहाँ से 2 वोल्ट का सप्लाई दिया, एमीटर में उन्होंने रीडिंग देखी कि 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। फिर उनके दिमाग में आया क्यों ना चलो वोल्टेज बढ़ा के देखते क्या होता है। फिर उन्होंने क्या किया, यहाँ पर 4 वोल्ट की बैटरी लगाई। तो जैसे ही उन्होंने 4 वोल्ट की बैटरी लगाई, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि करंट भी बढ़कर 2 एम्पियर हुआ। फिर से उन्होंने देखा कि कुछ नई चीज सीखने को मिल रही, फिर से उन्होंने बैटरी को वोल्टेज बढ़ाया और एक 2 वोल्ट की बैटरी सीरीज में लगा दी, तो टोटल सप्लाई हो गया अभी 6 वोल्ट। जैसे ही 6 वोल्ट का सप्लाई हुआ, उन्होंने देखा कि करंट की वैल्यू फ्लो हो रही जो सर्किट में वो 3 एम्पियर हुई। मतलब हो रहा क्या,
at every increase of 2 volt supply there will be increase of 1 ampere current। मतलब वोल्टेज और करंट में एक प्रोपोर्शनलिटी दिख रही है। हर 2 वोल्ट का सप्लाई बढ़ाने के बाद करंट की वैल्यू 1 एम्पियर से बढ़ रही है। तो ये जो चीजें उन्होंने ऑब्जर्व की थी एक्सपेरिमेंट, वो चीज हमें भी समझ में आ रही है कि वोल्टेज और करंट में क्या रिलेशन दिख रहा है। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे करंट भी बढ़ रहा है। इसलिए ओहम्स ने सबसे पहले स्टेटमेंट दी कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। जितना ज़्यादा करंट चाहिए उतना ज़्यादा हमें वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, बैटरी से हम क्या करते, कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस में हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते। तो जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई करोगे अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर उतना ज़्यादा उसमें से करंट फ्लो होगा। सो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। तो इसी को हम ऐसा भी बोल सकते हैं जैसे राम श्याम का भाई है तो श्याम भी राम का भाई है। सो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज मीन्स वोल्टेज इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। बोल सकते हैं? यस, बिल्कुल बोल सकते हैं। देन इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए उन्होंने, जैसे आप पढ़ चुके हैं, जब भी हमें प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करना पड़ता है तो हमें कांस्टेंट लेते हैं। तो उस कांस्टेंट को उन्होंने लिया R। सो यहां से हमारा एक फॉर्मूला बन गया V इक्वल टू RI। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन करंट इलेक्ट्रिसिटी। समझे? तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ चुके, इसके ऊपर के बेसिक न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर चुके। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट लिया है बच्चों R, इस R को क्या बोलते हैं? R इज नथिंग बट द रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। हमारे दुनिया में जितने भी मटेरियल्स है, हर मटेरियल्स का कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होता है। अभी तक के हमें ऐसी कोई भी चीज नहीं मिली है जिसका रेजिस्टेंस 0 है। अगर ऐसा होता है तो हम उसे कहेंगे सुपर कंडक्टर। कुछ ऐसे मेटल्स है जो एट वेरी लो टेम्परेचर अबाउट -269 डिग्री सेल्सियस, -269, 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ जम जाता है। तो -269 डिग्री सेल्सियस मतलब बहुत लो टेम्परेचर है जहाँ पे मर्क्यूरी का रेजिस्टेंस 0 हो जाता है, मतलब वो सुपर कंडक्टर जैसे बिहेव कर रहा है। तो कंटिन्यूसली जो साइंटिस्ट लोग हैं बच्चों, उनका कंटिन्यूसली रिसर्च शुरू है कि हमें एक ऐसा कंडक्टर मिल जाए जिसका रेजिस्टेंस 0। अगर ऐसा कंडक्टर हमें मिल गया तो बहुत कम कीमत में हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि हमारी बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस वेस्ट हो जाती है। तो वो चीज़ हमारी यहाँ पे नहीं होगी। तो इस फॉर्मूले को कैसे याद रखना? जे ओहम्स लॉ है। हम सब जो है अभी पढ़ रहे हैं वीडियो लेक्चर फिलहाल में, वी ऑल आर कौन है? इंडियंस है। सो बस सिंपल वही एक सेंटेंस याद रखना, वी आर इंडियन। हो गया, ये फॉर्मूला याद हो गया, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे आप। सो ओहम्स लॉ का जो फॉर्मूला मिलता है वो कहाँ से मिलता है? वी आर इंडियंस। सो ये फॉर्मूला मिल गया। अब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले ओहम्स लॉ क्या होता है उसके स्टेटमेंट एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। The electric current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across the two ends of the conductor when physical conditions such as temperature, mechanical strain, etc. remains same. अब ओहम्स लॉ तो हमें समझ में आ गया कि ओहम्स ने बोला कि जो करंट है वो वोल्टेज को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे उतना ज़्यादा करंट फ्लो होगा। ये चीज़ समझ में आई। बट ये रिलेशन तभी वैलिड है जब सर्टन फिजिकल कंडीशन लाइक अ कंडक्टर, जो भी हम यूज़ कर रहे हैं वो चेंज नहीं होना चाहिए। उसके डायमेंशन मतलब लेंथ, एरिया अगर चेंज करोगे तो करंट की वैल्यू चेंज होने वाली है। टेम्परेचर अगर चेंज करोगे तो टेम्परेचर का भी असर कंडक्टर के रेजिस्टेंस पे गिरता है। अब रेजिस्टेंस के बारे में हम और डिटेल में पढ़ने के हैं, बट ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिसके वजह से जो रिलेशन अभी ओहम्स ने बताया है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I या I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ये वहाँ पे फेल हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ को अगर हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो इस तरह से रिलेशन मिलता है हमें।
V और I, VI कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं हम इसे, रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। सो देखिए, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वोल्टेज एंड करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और जब भी दो फिजिकल क्वांटिटी बच्चों एक दूसरे को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी तो हमेशा याद रखना उन दोनों के बीच का जो ग्राफ बनता है वो लीनियर कर्व होता है, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये दोनों चीजें एक दूसरे के प्रपोर्शन में चेंज होती है। वोल्टेज जिस रेशो से बढ़ेगा उसी रेशो से करंट भी बढ़ता है। समझ में आ रहा है? वोल्टेज कम होगा करंट कम होगा। तो ये ग्राफ तभी मिलेगा हमें जब सर्टन फिजिकल कंडीशंस रिमेन्स कांस्टेंट। अगर आप एक ऐसे जगह ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो जहाँ का टेम्परेचर कुछ टाइम के बाद चेंज होते जा रहा है तो आपको जो रिलेशन मिल रहा है या ऐसी ग्राफ आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। सो ओहम्स लॉ वैलिड ओनली व्हेन दीज कंडीशन रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो ओहम्स लॉ क्या होता है समझ में आ गया सबको? कब ये वैलिड है, क्या रिलेशन है, कैसे फॉर्मूले को याद रखना है। ठीक है, सो यही चीज यहाँ पे भी दिखाने की कोशिश कर रहे। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। So I is directly proportional to V या V is directly proportional to I. Then to remove this proportionality sign we take one constant, that is resistance of the material of the conductor. And this is the graphical representation of Ohm's law, relation between voltage and current under certain conditions. Now जैसे हमने यहाँ पे Ohm's law ने सबसे पहले एक constant define किया, that is resistance. अब सबसे पहले रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? हर चीज में रेजिस्टेंस लागू हो जाएगा। रेजिस्टेंस मतलब हर वो चीज जो रुकावट पैदा करती है। क्या बोला मैंने? रेजिस्टेंस मतलब हर वो चीज जो रुकावट पैदा करती है। जैसे हमारे बॉडी का भी रेजिस्टेंस होता है, हम जिसको इम्यूनिटी पावर बोलते हैं। और हाल ही के दिनों में कोरोना की वजह से सब लोग अपना इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए कुछ ना कुछ खा रहे। तो इम्यूनिटी सिस्टम क्या करता है? हमारे बॉडी का रेजिस्टेंस है वो आने वाली डिसीजेस को अपोज करता है। जितना ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा अपना इम्यूनिटी पावर उतना ज़्यादा आपकी बॉडी आने वाले डिसीजेस को रोकेंगी। जैसे दो दोस्त है, बाहर घूमने गए, बारिश आ गई, गीले हो गए। दूसरे दिन पता चलता है कि एक को बुखार आया, सर्दी होगी, दूसरा बढ़िया फिट है। तो जिसके बॉडी का रेजिस्टेंस पावर जितना ज़्यादा स्ट्रांग उतना ज़्यादा वो डिसीजेस को अपोज करेगा। तो उसी तरह रेजिस्टेंस हमारे इलेक्ट्रिसिटी वाले टॉपिक में क्या करता है? हम इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस मतलब क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। हर कंडक्टर में से चार्जेस फ्लो हो सकते, करंट फ्लो हो सकते, बट जिस कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा वो कम करंट फ्लो करता है। इसलिए देखो हम बोलते हैं ऑल द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट हमारे डेली लाइफ में हम सभी कंडक्टर को यूज करते क्या? जनरली हमारे घर में जो भी वायरिंग होती है वो कॉपर की होती है, क्योंकि कॉपर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, उससे भी कम सिल्वर का होता है। बट सिल्वर यूज करोगे तो जेब जरा ज़्यादा कटेंगी, इसलिए हम सिल्वर और कॉपर का अगर रेजिस्टेंस कंपेयर करते तो बहुत स्मॉल डिफरेंस है, बट कॉस्ट वाइज कॉपर इज वेरी चीप एज कंपेयर टू सिल्वर। इसलिए हमारे घरों में हम जहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज करते वहाँ पे हम कॉपर वाइंडिंग का यूज करते, बिकॉज कॉपर एक ऐसा मटेरियल है जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, और रेजिस्टेंस बहुत कम होने की वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा करंट को अलाउ कर सकता है। तो रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल to oppose the flow of charges, to oppose the flow of current. तो देखिए क्या बोला है? The resistance of conductor is the opposition offered by conductor to the flow of electric current through it. समझ में आ गया? जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा उस पर्टिकुलर कंडक्टर में से करंट कम फ्लो होगा। तो रेजिस्टेंस को हम जैसे ओहम्स लॉ से डिफाइन कर चुके हैं। ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था? V इक्वल टू आर है, तो यहाँ से हमें इस करंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मिल सकता है। रेजिस्टेंस इज नथिंग बट क्या हो जाएगा? I इंटू वी इंटू आई, बराबर है। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम किसी भी पर्टिकुलर कंडक्टर का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं अगर उसके अक्रॉस में अप्लाई होने वाला वोल्टेज और उसमें से फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू हमें पता होगी। और ये चीज आपने ऑलरेडी
कैलकुलेट कर चुके हैं। और इसी रिलेशन से देखिए कि आपको करंट की अगर यहाँ से बात करते तो करंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए V इक्वल टू, एक मिनट, V इक्वल टू आई आर था, है ना, सो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V बाय R। तो इसी रिलेशन से हमें एक चीज पता चलती कि रेजिस्टेंस और करंट हाउ दे रिलेटेड विथ ईच अदर। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट, बराबर है, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना कम करंट, जितना कम रेजिस्टेंस उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा। तो इसीलिए ये तो नेचुरल रेजिस्टेंस है, हर मटेरियल का कुछ ना कुछ पर्टिकुलर रेजिस्टेंस होता है, बट कुछ सर्किट में हमें किसी पर्टिकुलर पाथ में, किसी पर्टिकुलर सर्किट में ऐसे 4-5 डिवाइसेस लगे हैं जिनको किसी को 5 वोल्ट का सप्लाई चाहिए, किसी को 9 वोल्ट चाहिए, किसी को 4 वोल्ट चाहिए। तो ऐसे वक्त एक 4 वोल्ट की बैटरी, एक 5 वोल्ट की बैटरी, एक 9 वोल्ट की बैटरी ऐसा हम लगा नहीं सकते। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते, आर्टिफिशियल रेजिस्टेंस का यूज करते, और उस पर्टिकुलर पाथ में जहां पे हमें करंट कम फ्लो कराना है वहां पे हम रास्ते में लगा देते रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले टर्म में। तो रेजिस्टेंस क्या होता है ये तो समझ में आ गया, प्रॉपर्टी एक मटेरियल के जो चार्जेस के फ्लो को अपोज करती है। बट ये रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड होता है, जो आर्टिफिशियल रेजिस्टेंस की बात की वो कैसा होता है, उसकी वैल्यू हम कैसे डिटरमाइन करते, उसके बारे में हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए रेजिस्टेंस को हम V बाय I इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ फिजिकल फीचर्स ऑफ द कंडक्टर, ये सब रिलेशन हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला जो रिलेशन है वहां से ये टर्म आई है। तो हम V बाय I दैट इज रेजिस्टेंस को इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते। तो ये कैसे आता है फिर से एक बार क्लास 11th वाले चैप्टर में सब चीजें पढ़ने वाले, ठीक है। तो रेजिस्टेंस के बारे में और डिटेल हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं। टिल देन खुश रहिए, रेगुलर स्टडी कीजिए और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।